बच्चों एक बात बताओ, आप सभी बच्चों को अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आता है। बहुत अच्छी बात है। हेडिंग लिख सकते हैं आप, अनरियलाइज्ड रेंट। भाई दो लाइट ना नीचे की बंद कर दियो, लेफ्ट से, बॉटम लेफ्ट। हाँ, आप सब बच्चों को एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आता है। एक छोटा सा सवाल, कितने महीने के लिए निकालते हो एक्सपेक्टेड रेंट? एग्जैक्टली, अनलेस आपका पोजेशन ही बाद में आया हो, ना उधर, या कंस्ट्रक्शन ही खत्म जब हुई है तो एक्सपेक्टेड तो उसके बाद ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या निकालते हो? एक्चुअल रेंट। और इन दोनों में से क्या ले लेते हो? जीएवी, विच एवर इज हायर। तो आपका जीएवी का क्या हो जाता है भाई? हायर ऑफ, आई एम सॉरी, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल। ऐसा ही है ना बेटे? ओके, अब मैं आपके दिमाग में एक सोच डाल रहा हूं। ये जो एक्चुअल रेंट है, ये रिसीव्ड है या ये ड्यू? आई मीन ऐसा हो सकता है कि मैंने 12 महीने किराए पर दिया है, पर मुझे अभी टेनेंट ने सिर्फ 9 महीने का ही पैसा है। ऐसा हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा हो सकता है सर कि ड्यू तो पूरे 12 महीने का हो गया, पर सर जी हमको जो रिसीव हुआ वो 9 मंथ्स का हुआ बेटा। अगर ऐसा केस है, और ऐसा होता होगा, मान लो मैंने एक जगह किराए पे चढ़ाई, और भाई 12 महीने चढ़ाई थी पर 9 महीने की रिकवरी हुई भाई अभी, तो सवाल ये होगा भाई, इसको क्या बोलूं मैं? इसको ड्यू बोलूं या रिसीव्ड बोलूं, क्या बोलूं? हाँ, अगर आप इसको ड्यू बोलते हैं, जो कि बिल्कुल एक लेवल पर आपकी बात अगर समझी जाए तो ड्यू है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार एनालिसिस करते हैं। मान लो अगर एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 महीना है, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख। और मान लो अगर तुम्हारा किराया भी 50,000 ही है, तो किराया भी कितना आ जाएगा? 6 लाख। तो जीएवी क्या आ जाएगी? 6 लाख। अब अपने दिमाग में सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका 6 लाख टैक्सेबल हो, या आपके दिमाग में सर हमें तो सारा मिला भी नहीं था सर, हमें कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए सर? लग रहा है ऐसा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको 8 महीने का पैसा नहीं मिला, अगर आपको, सपोज करो ये ड्यू रिसीव था ना, मैं कह रहा हूं आपको रिसीव सिर्फ 6 महीने का हुआ, तो ये तो गड़बड़ चल रही है। रोटेशन में वो ड्यू बेसिस पे तो बढ़ता जा रहा है, पर लैंडलॉर्ड को पैसे ही नहीं रिसीव हो रहे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कर लो? जैसे मान लीजिए, मान लो आकांक्षा जी, आप कह रहे थे आपके पास प्रॉपर्टी है, सपोज करो आपने किराए पे दी, और आपको जो टेनेंट है वो किराया नहीं दे रहा, तो क्या उसके नाम पे भी आप एक स्टोरी बना देंगे पूरी की पूरी? जो आपने स्टोरी, मतलब वो कल का था, वो शेर बोलोगे उसे या क्या बोलोगे? ठीक है, पूरी पोयम बना दोगे आप। क्या करोगे अगर आप बच्चों से अगर पूछो, अगर आपको किराया ना मिले, क्या करोगे आप? किराया मांगेंगे। तो वो रियल लाइफ, कह रहे रियल लाइफ में तो सर हम किराएदार हैं और हम दे ही नहीं रहे। ठीक है, क्या करोगे? मान लो अगर, मान लो जैसे जो आपका टेनेंट है वो पैसे नहीं देता, तो व्हाट एक्शंस यू विल टेक? एक दो बार तो बोलेंगे, फिर उसके बाद अपने रूप में आ जाएंगे। हाँ, फिर क्या करोगे? फिर खाली करने के लिए बोल देंगे। खाली करने को बोल दोगे? वो बेटे खाली नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं इधर के एमएलए को जानता हूँ, मोदी जी को जानता हूँ, बीजेपी का हूँ। हाँ, सामान उठा के ले जाओगे उसका? बेटे आप कुछ छोटे से हो बेटे, आप कहाँ सामान उठाओगे बेटे? उन दरवाजे नहीं खोल रहा, आप घर के बाहर खड़े हो, खटखटा रहे हो। है, सामान उठा लोगे ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है ना वो दरवाजा ही ना खोले, और ऐसे वो सामान उठा रहे हो, उसने रोक लिया आपको। आप सामान उठा रहे हो, वैसे उसने रोक लिया, ऐसे करके ऐसे लाइट काट दोगे?
पुलिस कंप्लेंट कर दें। चलो कोई बच्चा तो है कि झगड़े से पहले पुलिस को, गवर्नमेंट, चलो इंडिया में एक बच्चे को तो ध्यान आया कि अगर ऐसा होता है तो पुलिस नाम की एक चीज है। ठीक है, पुलिस को बोलोगे, और पुलिस में कह रहे हो हमारा जानकार है, आप दोबारा कंप्लेंट करने आए ना तो आप ही को थाने में डाल दिया जाओगे। एग्रीमेंट तो है, अगर है आपको तो मैं बिना एग्रीमेंट के थाने में डाल दूंगा। हाँ जी, होता होगा ऐसा, होता है, मुश्किल है लेकिन हो सकता है। अगर तो कोर्ट में जाते हो, ठीक है, पर क्या ये प्रोसेस ऐसा है, कह सकता हूँ टाइम पीरियड चलता ही जा रहा है। कोर्ट में जाओगे, कंप्लेंट डालोगे, जो कि आपको डालनी पड़ेगी। अब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं, आप मेरे पास आए तो मैं बोलूंगा भाई तूने करा क्या रिकवरी के लिए, और मैं कैसे मान लूं तेरे को नहीं मिल रहा, हो सकता है भाई तू झूठ बोल रहा हो, मैं क्यों ये मानूं कि तुमको नहीं मिला पैसा। तुम कह रहे हो बैंक स्टेटमेंट दे, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कैश में हो, मैं कहूंगा व्हाट्सएप दिखा के तुम बार बार रिमाइंडर डालते हो। क्या ये देखो सर व्हाट्सएप, मैंने कहा कोर्ट केस दिखा, मैंने पुलिस कंप्लेंट दिखा। आप इनकम टैक्स के पास तब आओगे जब आप अपना केस जेन्युइन दिखाओगे मुझे, मैं तभी आपसे बात करूंगा। दैट यू हैव फाइल्ड द एफआईआर, यू हैव फाइल्ड अ कोर्ट केस, यू हैव गिवन अ नोटिस टू वेकेट द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके पास ही आ जाता हूँ मैं। कोर्ट की आप बात कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको कोर्ट का ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाएगा, या साल 2 साल भी लग सकते हैं? तो मुद्दे की बात ये है, साल पूरा हो जाएगा, इनकम टैक्स की तो अपनी वो तो कहेगा एक्सपेक्टेड रेंट, वो तो कहेगा एक्चुअल रेंट, और कहेगा जीएवी, मुझे तो टैक्स चाहिए भाई इस पे, म्युनिसिपल टैक्स जो माइनस कर रहे हो करते रहो। अब मुझे बताइए आप फंस गए कि नहीं फंस गए? एक तो किराया भी नहीं आ रहा, ऊपर से वर्किंग भी बन रही है, ठीक है, ऊपर से आपका कोर्ट केस भी चल रहा, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या कुछ रिलैक्सेशन इनकम टैक्स को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो सरकार कहती है हम देंगे आपको रिलैक्सेशन। सरकार किसकी है बेटे? हाँ जी, किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। काफी स्पीड में चल रहे हो बेटे आप, गुड। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं ड्यू 12 महीने का था और रिसीव 9 महीने का, तो इनकम टैक्स कहता है आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपने एविडेंस दिखा दिया ना मेरे को। ठीक है, वो कोई रूल 4 है लिखवाऊंगा, दैट यू हैव टू कन्विंस मी कि आपने, एक आगे जेन्युइन केस है, तो मैं आपको बोल रहा हूं चिंता मत करो भाई। एक्चुअल रेंट आपने किस बेसिस पे लिया था? ड्यू बेसिस पे। मैं इसमें से माइनस कर देता हूं अनरियलाइज रेंट, अब तो खुश हो जाओगे ना आप। तुम्हारा एक्चुअल रेंट मैं लूंगा ही रिसीव वाला। आप मुझे बताइए, क्या ये बात करते ही सरकार ने आपको हेल्प कर दी या नहीं कर दी? आप खुशी खुशी घर आए बेटे, आप इनकम टैक्स ऑफिस गए थे, घर आए बेटे, आपने कहा अरे भाई टैक्स की बचत हो गई, आओ अपनी रिटर्न भरते हैं, आओ एक्सपेक्टेड रेंट लिखते हैं। कितना लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट? हाँ जी, एक्सपेक्टेड रेंट कितना? 6 लाख। 9 लाख। एक्चुअल रेंट अब 6 लाख लिखोगे? नहीं, अब आप बोलोगे अरे इतनी अच्छी गवर्नमेंट, 6 लाख में से अब कितना 3 महीने का अनरियलाइज्ड है, तो 1.5 लाख रुपए। ओ माय गॉड, यानी कि कितना आ गया? 4.5 लाख। और आपने निकाला जीएवी, जीएवी कितना आया? क्या बात है, क्या डिडक्शन मिली यार। जीएवी हायर ऑफ 2 होता है, ले लो डिडक्शन, सरकार ने आपको बेटे बोला हम दे तो रहे हैं डिडक्शन। आप मुझे बताइए किसकी सरकार है? अब आपने अपनी सरकार, अब नहीं है कोई, ठीक है। मुझे बताइए क्या ये सही बात है? ले दे के बात वही आ गई कि सर अनरियलाइज रेंट को सर यहां से, अब मुझे एक बात बताओ, आप कहां से चाहते हो अनरियलाइज रेंट माइनस हो? एक्चुअल रेंट में से या जीएवी? एग्जैक्ट। हमारे एग्जाम में ध्यान से सुनना, मैं लिखाऊंगा अभी, आप अभी जब अपनी बुक्स खोलेंगे, मॉड्यूल खोलेंगे, तो आपको ये जो 1.5 लाख है ना, ये एक्चुअल से माइनस होता हुआ दिखेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये एक्चुअल में से माइनस नहीं होता है, रियल लाइफ में ये जीएवी, समझ रहे हो? तो बेसिकली
अनरियलाइज रेंट का एक बेसिक मतलब जो आपको पता लगा, अब मैं जो आपको बता रहा हूं समझना, देर आर टू ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर 2। पहला, दैट अनरियलाइज रेंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। एकदम फालतू का ऑल्टरनेटिव है ये। क्या हो जाएगा, रेंट में से माइनस कर, हाँ ये होता है एक्चुअल रेंट बहुत आगे ज्यादा होता तब कम होता तो फायदा मिल जाता, लेकिन अगर क्लोज है तो फायदा नहीं मिल रहा था ना। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, अनरियलाइज रेंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम जीएवी। ओके, आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया है? सेकंड वाला, दैट्स प्रैक्टिकल। रियल लाइफ में जो फॉर्म्स है वो सेकंड ही है, पर एग्जाम में आपको आपकी बुक में कभी ऑल्टरनेटिव नंबर 1 दिखेगा, कभी 2 दिखेगा, 1 लिख के कभी नीचे एजम्पशन दिखेगी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों समझ आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी, अगर मैं आपको बोलूं एक्सपेक्टेड रेंट आपने कितने महीने का लिया, 12 महीने का। एक्चुअल रेंट आपने कितना लिया, 12 महीने का। और इसमें से मैं लेस कितना कर दूंगा, अनरियलाइज रेंट, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा। एंड जीएवी क्या ले लूंगा बेटे मैं, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल। एक ट्रीटमेंट तो ये होगा। दूसरा सर जी, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 12 महीने का, मुझे ना यहाँ पे वैसे एक्चुअल रेंट के यहाँ पे ड्यू लिखना चाहिए, क्योंकि कहीं आप ऐसा हो उसको मिस इंटरप्रेट ना कर दो कि हमेशा 12 का लेते। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चे, एक्चुअल रेंट पहले मैंने किस पर लिया, ड्यू बेसिस। रिसीव ऑन यू मैटर नहीं करता। सिमिलरली दूसरा भी बच्चे, ये जो एक्चुअल रेंट है ये भी कैसे लिया, ड्यू बेसिस। और सर अनरियलाइज मैं बात ही नहीं करूंगा अनरियलाइज की, सीधा सीधा क्या निकाल दूंगा बच्चे, जीएवी, जो कि क्या है मेरा, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, अनरियलाइज रेंट। अब फायदा मिलेगा ना सर जी, क्योंकि जीएवी निकलने के बाद माइनस होगा तभी तो ट्रू बेनिफिट फ्लो हो रहा है ना बेटे। आप मुझे बताइए, समझ आया? क्लियर है ना यहाँ तक? अभी बात बढ़ती जाएगी, अभी समझिएगा। वो कर लिया बच्चों ने, कर लिया? ओके, वो भैया एक एग्जाम्पल बनाते हैं और उससे आगे स्ट्रेच होएगा कॉन्सेप्ट। आप में से कोई बच्चा ऐसा जो किराए पे रहता, सनी रहता, रितेश जी, सपोज करो, मान लो मेरे पास एक घर है और मैंने आपको वो किराए पे दे दी, तो क्या आप किराया टाइम पे देंगे? गुड। तो मैंने, रितेश, मेरे पास एक घर था बच्चे, और मैंने इसको लेट आउट कर दिया, रितेश को लेट आउट कर दिया। ठीक है, कितने किराए पर, 50,000 पर मंथ। कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं ये, 24-25। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 60,000 पर मंथ मैंने आपको निकाल के दे दी, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन उसके अंदर थोड़ा ना घुसाना है मैंने आप। और मैं आपको बोल रहा हूं, रितेश फेल टू पे, या आप कह सकते हैं दैट्स अनरियलाइज्ड रेंट
रेंट फॉर 4 मंथ्स। ओ माई गॉड, रितेश जी ने कितने महीने का किराया नहीं दिया बेटे? 4 महीने। और बेटे मैंने इसको नोटिस भेज दिए, कोर्ट केस के डाल दिए, सारे डाल दिए, क्योंकि आप समझो कि मेरे को बेनिफिट तब मिलेगा जब मैं इनकम टैक्स को बताऊंगा। ठीक है, तो पूरे साल की कहानी ये है। अब मैं गया बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, आईटी डिपार्टमेंट के पास। मैंने इनकम टैक्स को सारे प्रूफ दिखाए, ये देखो ये टेनेंट है, ये किराया आता है बैंक में, ये देखो सिर्फ और सिर्फ 8 एंट्रियां हैं। 8 एंट्री का मतलब समझ रहे हो, कितने महीने का नहीं मिला, 4 का तो 8 का ही मिला हुआ है। मैंने खाली करने को बोला हुआ है, खाली नहीं कर रहा। तो सरकार ने बोला कि भाई तेरे को डिडक्शन कितने महीने की देंगे? बस 3। मैंने कहा पर सर 4 महीने से। कह रहे ज्यादा मत बोलो, 3 महीने से ज्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे, ऊपर से ऑर्डर। मेरे को एक्चुअल में 4 महीने का किराया नहीं मिला, पर सरकार कह रही है 3 महीने का मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, लिमिट विमिट कुछ नहीं है, ये जस्ट एक इलस्ट्रेटिव बात है, पेपर में आ सकता है, ये पूरा केस है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं अनरियलाइज्ड रेंट आफ्टर दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू, मेरा अनरियलाइज्ड रेंट 3 महीना माना जाएगा या 4 महीना माना जाएगा? 3 महीना। सरकार से ऊपर नहीं जा सकते आप, सरकार ने आपको परमिशन 3 महीने की दी। आइए अब वर्किंग बनानी शुरू करेंगे, अगर आपको समझ आ रहा है। मैं जो लॉजिकल है ना वो कर लूंगा, जीएबी में से माइनस कर दूंगा, ठीक है? या दोनों कर लें? एक्सपेक्टेड रेंट कितना बच्चे? हाँ, पूरे साल का बता दो। 7,20,000। एक्चुअल रेंट ना, ड्यू बेसिस पे ही बता। ड्यू बेसिस पे पूरा का पूरा 6 लाख। सर अनरियलाइज, अरे छोड़ो ना बेटे, प्रैक्टिकल बात करते हैं, पेपर में भी कर सकते हो आप, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 लाख आ गया पूरा ड्यू बेसिस पे। अब आप मुझे बताइए जीएबी कितना आ गया? 7,20,000। अब यहां से मैं क्या माइनस करूंगा? अनरियलाइज एंड हाउ मेनी मंथ्स? 3 महीने, दैट इज 1.5 लाख। और ये आ गया मेरा जीएबी 5,70,000। तो ये क्या होगा? हाँ जी, क्या कह रहे थे? अनरियलाइज्ड रेंट कितने महीने का माइनस हुआ? 3 मंथ्स। इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन समझ पा रहे हो आप? मैं ऊपर से माइनस कर देता बस। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक्चुअल रेंट में से कर देता माइनस। ठीक है, वो क्वेश्चन में ही देख लेंगे अब। ठीक है, आप मुझे बताइए पहले यहां तक। मैं हाँ जी, 1 प्लस। नहीं बुलाया यहाँ आ जा। आ गए हम। हाँ जी, यहां तक क्लियर है बच्चे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां तक नहीं समझा रहा था आपको, मैं आप बातों बातों बोल रहा था, किराया कितने का मिला और कितने का डिडक्शन, तो ये। अब आप मुझे बताइए, रितेश जी आपने मुझे कितने महीने का किराया नहीं दिया? 4 महीने। ऐसा हो सकता है कि आप 1-2 साल बाद ये सोचो, अरे यार सर का मतलब मैं 4 महीने के किराया नहीं दिया था, तो पे कर देता हूँ, तो मतलब है प्रीत मना कर रहा है, क्यों? मेरे को फायदा हो रहा है, मेरे को जो बेड डेट से वही मिल रहा है भाई। ठीक है, तो प्रीत देना चाहिए रितेश को, नहीं देना चाहिए ना? तो ऐसा लग नहीं रहा, तो कन्विंसिंग ही बोलता ना। हाँ, ठीक है, तो 4 महीने का भाई ने पैसा नहीं दिया, तो 2-3 साल बाद, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है 2-3 साल, या हो सकता है 10 साल, तो आप ये कह सकते हैं इन 26-27, ओहो रितेश जी मेरे पास आए और बेटे इसने अनरियलाइज रेंट पे कर दिया। अनरियलाइज रेंट, यू कैन से दिस इज कॉल्ड रिकवर्ड। भाई जब मेरे को मिला नहीं था तो डिडक्शन मिल दी, सरकार ने दे दी। अब फ्यूचर में जब मिल जाएगा तो टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप मुझे बताओ कितना पैसा देगा ये?
एंड लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सर 1 लाख लेकर आया हूँ, 1 लाख लेने हैं तो बताओ, नहीं तो मैं जा। जरूरी है क्या पूरा पैसा देगा मुझे? हो सकता है 50,000 लेकर आया हो सकता है 80,000 लेकर आओ, वॉट एवर, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो अभी के लिए, एक बार के लिए, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, पहले जितना भाई ने नहीं दिया वो ले लेते हैं। कितना देना था भाई ने? 2 लाख रुपए। 2 लाख कैसे? 50,000 इंटू 4। ये समझ आया आपको कैसे आया? अब आप मुझे बताओ, ये जो 2 लाख रुपए मिले, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं? डिडक्शन मिल गई थी, हाँ उसी पे आऊंगा। डिडक्शन मिल गई थी, क्यों मिली थी? क्योंकि मुझे जब मिला नहीं था तो सरकार ने डिडक्शन दे दी थी मुझे। आज मुझे पैसा वापस मिल गया। 2 लाख में नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, आप थोड़ा ऑनेस्टी से करते हैं ना, लाइफ को चलाएंगे बेटे, है ना। मतलब आपने तो अपने मन की बात बता दी कि आप क्या करते। लेकिन देखो, मैं तो ऑनेस्ट हूं ना। मैं तो सर को बताऊंगा, सर को, सॉरी, इनकम टैक्स को बताऊंगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। 2 लाख रुपए मिले हैं मुझे, पर इस 2 लाख में से 50,000 पहले ही टैक्सेबल हो चुका है। क्योंकि जब 4 महीने नहीं मिला था, तो मुझे डिडक्शन 3 महीने की मिली, 1 महीने की जो नहीं मिली, इसका मतलब वो इनकम में थी, तो वो तो टैक्सेबल हो चुका है पहले। तो क्या ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होना चाहिए, या मुझे इस 2 लाख का बाइफरकेशन आना चाहिए? बाइफरकेशन, बाइफरकेशन ये है भाई, जो मुझे नहीं मिला था और जिसकी डिडक्शन नहीं मिली थी, वो कितना था? जिसकी, जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया था 50, ये वो 1 महीना है जिसकी डिडक्शन नहीं मिली थी, और बचे हुए 3 महीने हैं जिसकी डिडक्शन मिल गई थी। आपको समझ आना चाहिए पहले ही। ये ऑलरेडी टैक्स अर्लियर। वाई? बिकॉज डिडक्शन वॉज नॉट अलाउड, मिली नहीं थी डिडक्शन। सो ऑलरेडी टैक्स अर्लियर बिकॉज deduction was not allowed earlier. इसका मतलब, हेंस, ये जो 50,000 है, नॉट टैक्सेबल इन 26-27। 26-27 में नहीं होगा, ऑलरेडी टैक्स हो चुका भाई। जी, तो फिर आप बता दो बेटे। इसके बारे में तो आपको समझ आ गया, लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो 3 महीने का पैसा अब तुम्हें मिला है, हाँ जी, ये जो 3 महीने का पैसा मिला है, एक बार नीचे लिखेंगे, अभी एक बार चार्ज खत्म हो गया पेंसिल का। ये जो 3 महीने का पैसा मिला है, आप मुझे बताइए कितना मिला है 3 महीने का आपको? 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जानी चाहिए? डिडक्शन, क्योंकि अगर यही ऊपर जुड़ता तो सर आप मुझे नीचे 30% तो देते ना सर। ठीक है ना, तो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, 1.5 लाख माइनस 30% विल बी टैक्सेबल। ठीक है बच्चे? तो इसका मतलब, जो बचा हुआ 3 मंथ्स है, जो 1.5 लाख है, इट विल बी टैक्सेबल इन 26-27। 26-27 में टैक्सेबल होगा, दैट इज इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। और कैसे होगा? मैं अमाउंट बता देता हूं एक बार, फिर मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा। 1.5 लाख माइनस 30% ऑफ 1.5 लाख कितना आ जाएगा? 1,05,000 टैक्सेबल हो जाएगा बेटे। 1,05,000 विल बी टैक्सेबल। लॉजिकल है ना? और भाई साहब इतना बढ़िया से समझाया आपको। 2 लाख की जगह अगर इसने सिर्फ 80,000 दिए होते तो 80,000,
रेंट वेंट कह रहा भाई ये पकड़ो पैसा जो लेना है लो 80,000, पूरा 80,000 टैक्सेबल कर देता। नहीं, इस 80,000 में से पहले मैं बाहर करता 50 है जो ऑलरेडी, यानी कि पहले मैं वो मानूंगा कि मुझे वो मिला जो ऑलरेडी टैक्स था। ये सरकार कहती है इसको 80,000 मिले, कौन सा किराया, ये बात नहीं भाई। 80,000 में से 50 टैक्सेबल नहीं होगा। कितना टैक्सेबल होगा? 30,000। 30,000 पूरा नहीं होगा, 30,000 का 30% कट जाएगा, 9,000 हो गया, 21,000 में भी टैक्स। समझ रहे बच्चे? आइए इसको बनाते हैं और फिर आपकी बात होगी पूरी। ये तो हो गया था, 2 लाख आ गए हमारे पास, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं केस नंबर बी क्या हो गया, 80,000, तो आप मुझे बताइए मैं इसमें क्या कर रहा हूं। फर्स्ट 50,000 टैक्सेबल करूं? नहीं करूंगा, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी बीन टैक्स्ड अर्लियर। जो नेक्स्ट 30,000 है बच्चे, इट विल बी टैक्सेबल सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। निकाल लो रे खुद से। 30,000 माइनस 30% कर दो, 21,000 आ जाएगा बेटे। बहुत अच्छे से समझा आपने, वेरी गुड। 21,000 टैक्स। क्लियर है बच्चे? प्रीत जी बाकी का है तुम्हारे वो, तरुण को नहीं आता, दिख नहीं रहा है वो जिंदगी में, फंसेगा ही। अनस भी नहीं आता रेगुलर। और कौन है? अगम भी नहीं आता। बेटे फंसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है तुमने अपनी, कर लो सर बेटे। मैं गांव आया हुआ हूँ सर, आऊंगा कल। आप तो भाई अब क्या बोलो, छोड़ दो भैया अब गाँव का प्यार, अभी अभी 8 महीने यहीं रहो। कोई सिचुएशन है तो ठीक है, पर ऐसी होता है केस खराब, ऐसी होता है बेटे। कारण तो होते ही हैं, कारण तो सबके पास होते हैं। फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो पहले 50,000 माने जाते, 30 के अंदर ही आ गए, कुछ भी नहीं होता। क्लियर है बच्चे? हमेशा जो भी रिसिप्ट आएगी फर्स्ट 50,000 तो मैं नहीं करूंगा टैक्सेबल। बताइए क्लियर है बच्चे? आपको याद है आपने फर्स्ट डे फॉर्मेट बनाया था जीएवी, वो जो हमने बनाया था, ठीक है, मैंने बोला था 2-3 लाइन छोड़ देना, याद है? वैसे याद तो नहीं है, पर हम यस सर तो बोल रहे हैं। हाँ, जगह छुड़वाई थी। आओ देखते हैं एक बार कितने बच्चों ने जगह छोड़ी। और क्या, ये वो मैंने फॉर्मेट बनाया था फर्स्ट टाइम, ये भी कंप्यूटेशन ऑफ हाउसहोल्ड इनकम है। जगह छुड़वाई है बिल्कुल। इधर की छोड़ी है मैडम ने जगह, इधर तो नोट्स कर पूरे कर लेना, इधर नोट्स पूरे कर लेना भाई, इधर अगली क्लास में ना कुछ नोट्स चेक करूंगा, अगर नोट्स के में ना तो फिर घर वापस जाना पड़ जाएगा आपको। क्लास के बाद नहीं कह रहा, क्लास के बीच में ही मैं घर वो चीज है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब पूरा एड़ी चोटी का दम लगा दोगे ना पूरा, तब जाके 48-50 तक बच्चा पहुंचता है जो बहुत सिंसियर तरीके से करता है। और अगर किसी का इंटरेस्ट ऐसा है टैक्स में कि अरे भाई तो प्रो हो गया, तब जाके 60 पे पहुंचता है वो बच्चा। ठीक है, मतलब टैक्स इज अकाउंट, जैसे जो सीए के बच्चे पढ़ रहे हैं, सीएमए के बच्चे में वो 3 टाइम्स है टैक्स उससे। आप सामने देख लो, अब यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लेना मेरी, 110 से 120 लेक्चर तक जाएगा टैक्स, और अकाउंट्स को मैं 60 लेक्चर में खत्म कर देता हूँ, और एग्जीक्यूटिव का तो 30-35 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो आप समझो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, और इससे आपका करियर भी बन सकता है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप अभी इन 6 मंथ्स में अपना ब्रेन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दैट एग्जाम, आप समझो अपना ब्रेन डेवलप करो। अगर आप इस प्रोसेस में साथ ही नहीं चलोगे तो आपने ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस छोड़ दिया भाई अपने। जाओ जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, टैक्स में किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन जब तक आप अपने ब्रेन को इतना इम्पैक्ट ही नहीं दे रहे हो कि हैवी कॉन्सेप्ट को आप प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो,
तो लाइफ में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? समझ रहे हो? ब्रॉडर लेवल पे समझो कि आपको इसको अगर आपने हैंडल कर लिया, आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ध्यान रखो बच्चे, समझ रहे हो? मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि 3 महीने बाद जागोगे ना, कुछ नहीं हो सकता फिर। समझ रहे हो? मतलब मैं स्ट्रैटेजी तो दे सकता हूँ, लेकिन उस पर चलने का मतलब बहुत ही कम, रेयरेस्ट चांस हो जाता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो ना स्टार्टिंग से ही करना बच्चों, ठीक से। अच्छा, ये हमारा हो गया था अनरियलाइज रेंट। एक हेडिंग लिखना बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी। अच्छा सॉरी, जगह की बात हुई थी, उस वहीं पे ही ना आपने जैसे पूरा आंसर आ गया था आपका, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यहीं रुके थे ना। अब आप क्या लिख दीजिए वहां पे, एड अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। ये नॉर्मल कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। जब फाइनल आंसर आ जाता है, जब पुराने साल का पैसा होता है वो एंड में ऐड होता है। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, या फिर लिख लो एरियर्स ऑफ रेंट। ओहो, ये क्या होता है? बस बेटे अगला पॉइंट यही है, इसमें से लेस क्या कर देंगे हम, स्टैंडर्ड डिडक्शन। नहीं, मतलब ये आपका ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑलरेडी आ गया, वो जो हर महीने का किराया था, जीएवी, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन सब हो चुका है। फाइनल आंसर आ गया आपका कोई भी। और अगर उस साल में कोई पुराने सालों का अंडरलाइज रेंट आया तो उसकी ट्रीटमेंट है ना, ठीक है। तो दिस -30%, और ये बाहर चला। अब आपका फाइनली हाउस प्रॉपर्टी इनकम अब क्लोज होता है। समझ आया ना बच्चों को? फाइनली ये आपका ये टैक्स, जैसे अभी हमारा, अगर मैं आपको बोलूं अंडरलाइज रेंट रिकवर्ड 80,000 में अगर मैं बोलूं, तो अंडरलाइज रेंट रिकवर्ड कितना हो गया? 80,000। 30%, सॉरी, जो टैक्सेबल है सिर्फ वही लिखूंगा, कितना था? 30,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,000, बाहर 21,000 आ गया। क्लियर है जी? ओके सर, अब आपने एक और वर्ड लिख दिया सर। क्या लिख दिया बेटे ये? एरियाज ऑफ रेंट। एरियाज ऑफ रेंट क्या होता है, कुछ आइडिया बच्चों? नहीं, ये तो फिर वही हो गया, एरियाज ऑफ रेंट डीओ हो गया, पर मिला नहीं है तो फिर अनरियलाइज रेंट हो, है ना। एरियाज ऑफ रेंट बताता हूं मैं आपको। कभी नहीं था। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ना, टेनेंसी एग्रीमेंट चल रहा है, मतलब मैंने आपको किराए पे दी हुई है प्रॉपर्टी, पर रेंट फाइनल नहीं हो रखा। मतलब जैसे साल खत्म हुआ, मैंने कहा भाई 10% रेंट बढ़ाना है, कह रहे अरे सर मत बढ़ाओ सर 10%। मैंने कहा कितने बढ़ाऊं? कह रहे सर 4। मैंने कहा नहीं। कह रहे चलो इस पे बात कर लेंगे, अभी जो पहले का चल रहा था वो तो लो आप 50,000। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 50,000 तो स्टैंडर्ड किराया चल रहा था। मैंने कहा चल भाई 50 तो दे, डिस्कस कर लेंगे अभी। वो डिस्कस कर लेंगे चक्कर में 2 साल निकल गए। समझ रहे हो? और जिस दिन डिसाइड हुआ, तो आप मुझे बताओ, सिर्फ उसी साल का लूंगा, पुराने सालों का भी लूंगा? ठीक है, तो आइए इसके ऊपर कहानी बनाते हैं। एरियाज ऑफ रेंट, छोटा सा पॉइंट है। जैसे एक साल जो अभी खत्म हो गया है, दैट इज 24-25, एंड नेक्स्ट इज 25-26। तो यहां पे ना बच्चे, आपका रेंट, नहीं नहीं, एक मिनट, स्टार्टिंग से ही बोल देता हूं। जब ये साल शुरू हुआ, तो आपका रेंट कितना था बच्चे? 50,000 पर मंथ, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं 1 अक्टूबर 24 को ये रिन्यू के लिए ड्यू था, कि 50,000 से आगे बढ़ना है, कुड बी 10%, 5%, वॉट एवर, ठीक है। तो ये रिन्यू होना था।
जनरली क्या होता है, अगर ये रिन्यू हो गया होता और 5,000 बढ़ गया होता तो बड़ी आसान होती है एक्चुअल रेंट। 50,000 6 महीने के लिए, 55,000 6 महीने के लिए, यही होता है ना बच्चे, अगर बढ़ जाता तो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं रिन्यू नहीं हुआ, लेकिन 1/10, 1/10 क्या ले रहे हो, चलो आप एक, चलो 1/10 ही ले लो, कोई बात नहीं। 1/10 25 को ये वाली बात सेटल हुई कि भाई 10% इंक्रीज हुआ। मैं एक बार आराम से बोलता हूं, आपका अप्रैल में कितना गिराया था? 50। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 50,000। ये कब रिन्यूअल के लिए या अपग्रेडेशन के लिए ड्यू था? 1 अक्टूबर। तो पर ये नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन। लैंडलॉर्ड आउटसाइड इंडिया था, सेटल नहीं हो पाया। लैंडलॉर्ड कह रहा था 15%, आप कह रहे थे 5, नहीं हुआ। पर बेटे इसका मतलब ये तो नहीं है ना, आप नॉर्मल किराया तो देते रहोगे ना, कि चलो जब तक नहीं है ठीक है। तो आगे के भी सारे महीने कितने रुपए दे रहे थे आप? 50,000। और यहां पर भी अब कितने दे रहे होगे? 50,000। और यहां के सेटल हुआ और कितना बढ़ गया? इसका मतलब अब किराया कितना हो गया? कैसी बातें कर दी आप। 55 तो यहां ले लूंगा मैं आपसे। ये रिन्यूअल 10% की हमारी अब जो बात हुई है, इस दिन की बात थी ये 55 की। ये तो दोबारा साल खत्म हो गया यहाँ पे 55 का। 55 पे 10 और बढ़ाऊंगा अब। ये भैया 60 500 हो जाएगा यहां से आपका किराया। बेटे एक बात बताओ, यहां पे आपका किराया कितना दे रहे थे आप? दैट वाज नॉट करेक्ट, दैट वाज नॉट करेक्ट। हमारा झगड़ा चल रहा था कितना बढ़ना चाहिए, वो झगड़ा कितने पे सेटल हुआ? तो इस दिन से ही इसका मतलब कितना बन जाना चाहिए था? 55। और आप मेरे से स्मार्ट बन रहे हो, आप यहाँ के, यहां से अगर 55 था तो एक साल खत्म होके क्या दोबारा 10 ही बढ़ाऊंगा आपका मैं? 55 तो उस दिन की बात है। आज हम एक साल और खत्म पे बैठे हैं, तो क्या 55 का भी 10 नहीं बढ़ेगा क्या दोबारा? एवरी ईयर योर रेंट इंक्रीज। अगर बड़ा अमाउंट होता है, जैसे अगर बोलूं हम लोग जैसे दूसरी जगह पे थे, वहां पे 10 था, यहाँ पे 6% है हमारा। ये डिपेंड करता है नेगोशिएट करते टाइम, समझ रहे हो। और अब हम लोग की कोशिश रहेगी, आपको प्रैक्टिकली बताऊं, 2 साल हो गए तो हर साल 6% या 7% बढ़ रहा है, आई एम नॉट श्योर, पर वो अमाउंट एक बड़ा होता जा रहा है। तो हो सकता है मैं बात करूंगा कि इसको अंकल थोड़ा सा होल्ड कराओ, क्योंकि एक्चुअल मार्केट रेट उतना नहीं बढ़ रहा, पर जब आप एक ही जगह पे रहते हो तो बढ़ते बढ़ते ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया भाई। पता लगे यहाँ पे मेरा 170 गिराया जा रहा है और एक्चुअल में द मार्केट वैल्यू इज 130 140। मैंने जब लिया था 140 पे, अब वो हाइक होके 170 हो जाए, और अगर मार्केट रेट 140 है, तो बेटे टेनेंट तो बोलता ही है, क्यों नहीं बोलता, मार्केट रेट का हिसाब चल रहा होता है सारा। एंड ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर मार्केट रेट चल रहा है तो बोलते रहो भाई, अब खाली करना है कर दो भाई, उसको किराएदार मिल रहा होगा कर लेगा, क्या होगा उसको। ही माइट सेल इट ऑल्सो, मैं रोक थोड़ा ना सकता। टिल द टाइम ही इज फाइंडिंग इट बेनिफिशियल फॉर हिमसेल्फ और उसको लाइफ में सेटल्ड है, वो कल बोल दे कि जी मैंने किसी को बेच दिए, तो बोलूंगा अंकल आप महीने 2 महीने का नोटिस दो, मैं खाली कर लेता हूँ, क्या कर लूंगा मैं। समझ रहे हो। तो ये तो ट्रेड कर रहे हो आप। तो आप समझिए, ये जो 10% बढ़ा है, आप सबसे पहले समझो, एक तो यहां पे तो 5,000 बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन बेटे जब तुम यहां पर आओगे तो बच्चे 5500 का हाइक खाओगे आप, और क्योंकि 55,000 का 10%, एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। मुझे बताइए, क्लियर है पहले? अब आप समझिएगा, इसका मतलब समझो, मैं पहले सिर्फ 24 25 की बात करूं, तुमने 24 25 में अपना एक्चुअल रेंट कह सकता हूं
50,000 इंटू 6, ये मैं ये वाले पीरियड का कह रहा हूं, और दोबारा से ही 50,000 इंटू 6 सरकार को दिखाया, क्योंकि वो बात डिसाइडेड ही नहीं थी। जो चीज डिसाइड नहीं है वो मैं सरकार को पहले से कैसे बता दूंगा? जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने इस पूरे साल कितना किराया खाया? 50,000 इंटू 12। सर बढ़ा नहीं, डिसाइड नहीं हुई थी ना टर्म्स। तो इसका मतलब आपका एक्चुअल रेंट कितना गया है यहाँ पे? 6 लाख। अब आ जाओ जरा 25-26 पे। पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी बात सेटल हो गई है? क्या 25-26 स्टेबल हो चुका है? हो गया इसमें, टर्म्स से बात हो गई। इसका मतलब क्या तुम्हारा इस पीरियड का रेंट कितना होना चाहिए, मुझे बताइए। हाँ, एग्जैक्टली 55,000 इंटू 6 प्लस इंटू 6, एग्जैक्टली। ये तो नॉर्मल रेंट है जी। इसमें क्या चीज मिस हो? पिछले 6 महीने का 5,000 पर मंथ, उसको बोला जाता है एरियर्स ऑफ रेंट। और उसकी कंप्यूटेशन भी भैया इधर ही है। एरियर ऑफ रेंट पुराने सालों का जो पता नहीं था, जो करंट ईयर में मिल गया। एरियर ऑफ रेंट कितना तुमको? 5,000 कितने महीने का लोगे उससे, और 30,000 हो जाएगा। जो पिछले साल का है, जो पिछले साल नहीं मिला था क्योंकि डिसाइडेड ही नहीं थी बात। तो जिस साल मिल गया उस साल का टैक्स है भाई उसको। तो और माइनस क्या करवा दूंगा मैं? 30%। तो 30,000 माइनस 30%, 9,000, 21,000 टैक्स है। हाँ जी। ब्रो 1 अक्टूबर है। अक्टूबर पूरा मंथ काउंट करना, 1 अक्टूबर। तो आप मुझे बताइए, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी अबाउट दिस एक्चुअल रेंट। आई एम डिस्कसिंग कि जब आपका पूरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा ना बेटे, उसमें अब आप क्या जोड़ोगे? एरियर्स ऑफ रेंट। नहीं, आप बता दो। 25-26 तो करंट ईयर है, इसमें एरियर क्या बोलूं? जब इसी साल की बात इसी साल में सेटल हो गई, तो यहां क्या एरियर बोलूंगा मैं? एरियर तो वो होगा जो पुराने साल की अनसेटल्ड पोजीशन इस साल सेटल हुई। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो मैंने एक्चुअली ले लिया ना, पकड़ लिया मैंने, वो तो एक्चुअल रेंट में ही आ गया। क्या चीज नहीं कैप्चर हुई? पुराने साल की। दैट इज कितना था बच्चे? एरियर्स 5,000 इंटू, दैट इज 30,000, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,000, टैक्सेबल विल बी 20। कहिए साहब। ऑल क्लियर? 25-26 में ना पूरी क्लैरिटी है तेरे पास। मैंने समझाना है या बस नोट कर रहा है? समझाना है। एक बात बताओ, एक बार के लिए सुनना बच्चे। जब तूने इस दिन सेटल कर लिया 10%, तो सबसे पहले तो तू यहाँ के 10% की बात करेगा, क्योंकि वो ड्यू तो पुराने टाइम से है। अगर मैं यहाँ पे 10% बोलूंगा, जो बातों बातों में टेनेंट चालाकी चल सकता है, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड तेज हो गया, क्या बातें कर रहा भाई? हमने कब से रिन्यू नहीं करा? पिछले से। कितना परसेंट? 10। तो पिछले वाले से लेके अभी तक 10, और अब यहां से भी 10 बढ़ेगा। ऐसी चालाकी चल लेते हैं। लेकिन अगर आपकी गणित सही है तो पकड़ में आ जाएगी बात, नहीं आएगी तो फंस जाओगे आप। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब मुझे बता, अगर यहाँ 5 बढ़ेगा तो 55 हो जाता। उसका 10% यहां से भी तो बढ़ना है। तो 60-500। तो तू ये समझ, ये 6 महीने का किराया 60-500 है, और यहाँ का किराया 55,000 है। हाँ, तेरे को मिल रहा था 50,000 क्योंकि सेटल नहीं थी बात, पर भाई सेटल हो तो गई। हाँ, मिल 50 रहा था, अप्रैल 25 से मेरे पास 50 आया। पर जब मैं इधर सेटल हो गई, तो मैं जो भी ड्यू था वो मैं इस साल रिसीव कर लूंगा ना उससे। रिसीव या ड्यू तो हो ही रहा। जब 1 अक्टूबर को आपने कंक्लूड कर ली बात, तो अब तो वो ड्यू है ना। समझ रहे? मेल आपके अप्रैल में अगर मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट देखूंगा एज लैंडलॉर्ड तो 50,000 है। जून में भी 50। ठीक है, अब ये वाला पैसा मैंने कब लिया? ठीक है, मैं क्यों जानू?
क्यों इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ड्यू बेसिस चल रहा भाई हाउस ऑफ। तेरे को कुछ जानना है कब रिसीव कर रहा है, समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? इस चीज पे एक लाइन बोल दूंगा ना, एक्चुअल रेंट की कोई बात नहीं करूंगा, वो तो अनरियलाइज होगा। एक आखिरी बात बोलूंगा जो अब आप नेचुरली आई है। अनरियलाइज्ड रेंट जो था, जो आपको मिला, रिकवर्ड और एरियर्स विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। Arrears of rent or unrealized rent will be taxable in the previous year in which it is। ये लाइन लिखो, हाँ लिखो था, ये नोट कर लो एक बार, और इसके नीचे हम लाइन लिखो। अगर जो एक्चुअल इस साल का है और इसमें से जो मुझे नहीं मिला, दैट्स अनरियलाइज्ड। हाँ, वो एरियर का पोर्शन बोला तूने या नॉर्मल रेंट बोला? ये एक्चुअल रेंट ये वाला है, इसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग है, वो अनरियलाइज्ड हो जाएगा। इस वो अनरियलाइज्ड, जो इस साल का एक्चुअल रेंट है वो नहीं मिला, दैट्स अनरियलाइज्ड। समझ रहे? ये अमाउंट जैसे है ना, इसमें से देखो जो नहीं मिला वो अनरियलाइज्ड, इस अमाउंट में से। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों ने? क्या हुआ, क्या करना? ओके बस बेटे, एक सेक्शन और करेंगे फटाफट, नेक्स्ट क्लास है प्रैक्टिस, और एक सेक्शन 27 रह जाएगा बस हमारा। हाँ, कर लिया, नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ, वो नोट लिखना था ना। सारे बच्चे फेस टू फेस आया करो बेटे। आज सैटरडे, चलो ठीक है, एक दिन की अभी ब्रेक हो गई थी, पर मंडे ऑनवर्ड आओ भाई। मतलब तुम्हें, मतलब बताता हूँ, जैसे कि जब ये बैच नहीं तो एंड हो रहा होगा ना, तो भी जैसे आप बच्चे बैठे हो, इसमें से 50 कम हो जाएंगे तो 6-7 बच्चे बैठे। अभी तुम इंटर का बैच देखते हो, जो वो है, वो पहले पूरा भरा हो। अभी वो छोटे रूम में भी बच्चे आए, कि उसे 15 रहे, उस बैच की स्ट्रेंथ थी 55। धीरे धीरे करके कम होती स्टार्टिंग। हाँ, मेरे मेरे डर से 15 हो गए या 15 आ रहे हैं? ये डर इज वेरी टेम्पररी ब्रो। जो मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, जो एक्चुअल में करना चाहते हैं वो आ जाते हैं। अगर ये वो चीज है, तो हम हर बैच में देखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही गलतियां होती है जो बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग में पहले ऑनलाइन आते हैं, फिर ऑनलाइन से भी हट जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग पर आते हैं, फिर रिकॉर्डिंग से हट जाते हैं, फिर 2 महीने आखिरी में जाते हैं, तब मैराथन के अंदर तभी तो व्यूज आते हैं सब। जो मैराथन ले रहा है इसका मतलब केस खराब हो चुका है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स नेचुरल। हाँ, नहीं मैराथन में क्या है कि अब बच्चे ने पूरा टाइम, तो अब जैसे तुम्हारी क्लास चल रही है, अगर तुमने अभी मिस कर दिया तो अब तुम्हें लगेगा इतने बड़े बड़े लेक्चर्स है, तो अल्टीमेटली बच्चा मैराथन देखेगा। पर वो अगर वो देख के आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तब आप मैराथन देख रहे हो, तो आपको कोई बताने वाला नहीं है, बट सच्चाई ये है कि केस खराब हो चुका है। सेल्फ स्टडी के टाइम पे सेल्फ स्टडी होती है, आखिरी के 2 महीने आपके सेल्फ स्टडी है। अगर तब आप वीडियोस देख रहे हो, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। और टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इल्यूजन होती है, आज के टाइम की प्रॉब्लम्स है बच्चे की। क्यों? क्योंकि डेटा इज वेरी इजीली अवेलेबल। आप अभी क्वेश्चन को स्कैन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आ जाएगा। क्या होता है, बच्चा टीचर की वीडियो चलाते, कोई भी टीचर हो बहुत अच्छा पढ़ाते, वो नहीं कह रहा मैं। आपका नुकसान कहाँ हो रहा है? आप क्वेश्चन डाला, वो टीचर प्रैक्टिस करा रहा है, ये इधर आ जाएगा इधर।
बेटे पेपर में जब खुद लिखोगे ना, सॉल्व ही नहीं होगा वो। समझ रहे हो, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट तो आता है, पर तुम्हारे पेन से रजिस्टर पे अगर नहीं गया ना, सॉल्व नहीं होगा वो आपका। ऐसा पिछले अटेम्प्ट में और भी अटेम्प्ट में हमने कई बच्चों का देखा, उन्होंने कहा सर मैं सब आता था पर मैं सॉल्व नहीं कर पाया। फाउंडेशन में एक दीपक, मैंने कहा एक बात बता, तेरे इधर नंबर क्यों नहीं आया? कैसे, मुझे आता तो सारा है। मैंने कहा कैसे पढ़ रहा है घर में? कह रहा है सर एक वीडियो चलाता हूँ उसमें पीवाई क्यू सॉल्व कर देते हैं सारा। मैंने कहा यही तो गड़बड़ हो गई भाई सारी थी। यूट्यूब पे जाओ, पीवाई क्यू प्रैक्टिस डालो, कोई भी टीचर सॉल्व करेगा, आप लोग रहेंगे तो सब समझ आ रहा है मुझे। इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। समझने के नंबर नहीं मिल रहे आपको, जब तक आप लिखोगे नहीं आपके नंबर नहीं आने के। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आप छोटे बच्चे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि फायदा नहीं है, ऑनलाइन का भी फायदा है। किसी भी टाइम पे कोई भी पॉइंट अगर डाउट है तो देखो क्या बढ़िया चीज है भाई। ठीक है, लेकिन उसी पे इतना रिलायंट हो जाए कि हम अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो मतलब समझ रहे हो, एक एक बच्चा ना कंफर्ट जोन में आ जाता है। आपको एक इल्यूजन होता है कि नहीं मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन रियलिटी में वो अपनी सेल्फ स्टडी की प्रैक्टिस, समझ आ गया, नो डाउट समझ आ गया, बट वो खुद से प्रैक्टिस करना भी तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, वो मिस हो जाता है। ठीक है ना, वो चीज है बच्चा। एनीवेज, नोट लिखिएगा बच्चे। अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, unrealized rent and arrears of rent will be taxable, will be taxable in the year of receipt, will be taxable in the year of receipt। है ना, ऐसा ही था ना? ओके, बस बेटे लास्ट सेक्शन बच्चे, इसके बाद थ्योरी की बातें रह जाएंगी एक क्लास की हमारी। हाँ जी, हाँ हाँ कर लेंगे। एक अभी जब 7-8 मिनट है तो कॉन्सेप्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वैसे आपको होमवर्क भी दे दो, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा अंडरलाइज रेंट का, समझ रहे हो? एक छोटा सा सेक्शन है 5 मिनट का, वो खत्म हो जाएगा आपको। सेक्शन 25, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं लोन जरूरी है इंडियन बैंक से ही लूं? ऐसा हो सकता है बाहर के बैंक से ले लूं, ले सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए एक इंसान है मिस्टर ए, जो कि इंडिया में, और इन्होंने जो लोन लिया है वो लिया है बैंक ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएस। और अगर लोन 5 लाख का लिया है, हालांकि वो डॉलर्स में लिखा होगा क्वेश्चन में, वो देख लेंगे उसको। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 लाख का 6%, 30,000। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। है जी, डॉलर्स में ही जाता है। लोन भी डॉलर्स में मिलता है बच्चे, रुपीज में बनाएंगे। सरकार को जो दोगे वो रेट दे दिया जाएगा एंड में, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन है वो तो देख लेंगे। एक सही नाम है, कॉल फॉरवर्ड कर लो यार, कॉल तो वाला कर लो। अच्छा जी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मिस्टर ए है कितना इंटरेस्ट देगा 1 साल का? 30,000।
अब भाई बात इतनी है, ये जो इंटरेस्ट है ना, सवाल ये है, क्या इसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिल जाएगी? क्या बाहर जो लोन आपने बाहर से लिया और उनको जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, क्या उसकी डिडक्शन मिल जाती है आपको? आंसर इज यस, बट कुछ कंडीशन है। डिडक्शन मिल जाएगी, इसका आंसर है यस, आपकी कुछ कंडीशन हुई। पहला, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एंड पेड। भाई पूरा 30,000 मत भेज दियो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कल को आप अगर जॉब करेंगे बच्चे, अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 5,000 का टैक्स कट जाता है, 6,000 का जो भी है, वो चैप्टर है अपने में। तो भाई 30,000 सीधे बाहर नहीं जाने चाहिए। मान के चल लो टीडीएस है 10%, जो कि एक्चुअल में तो ये नहीं है, 2% है रियल लाइफ में जब हम करेंगे वो सेक्शन। नहीं, वैसे इंटरेस्ट के ऊपर 10% है, ठीक है, 10% ही एक्चुअल। तो मैं उसको 30,000 भेजूं या 27,000 भेजूं? 27,000। लेकिन अगर मैंने 30,000 भेज दिए ना, तो बेटे मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन कर रहे हो ना, आपको 30,000 माइनस नहीं होंगे वो। हाँ, ना, कुछ भी नहीं होगा, लिखवाऊंगा अभी, हाँ। ठीक है, तो क्या डिडक्शन आपको मिल जाएगी? हाँ सर मिल जाएगी। कंडीशन क्या है? टीडीएस हैज टू बी। सर पर अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो? इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड तो भी मिल सकती है, मिल सकती है। इफ बैंक ऑफ अमेरिका हैज एन एजेंट इन इंडिया, जो कि सरकार कह रही है चल ठीक है इसका एक एजेंट है, उसको तो पकड़ सकती हूं मैं, क्योंकि बेटे सरकार के इंटेंशन समझो, कोई बंदे को अगर बाहर पेमेंट कर दी तो यार सरकार कहां से पकड़ेगी उसको, कितना कंप्लायंस बर्डन आ जाएगा। लेकिन अगर बैंक ऑफ अमेरिका का कोई एजेंट है, दूसरा वाला पॉइंट समझिए, एजेंट है, तो अगर टीडीएस नहीं भी कटा तो भी डिडक्शन आपको मिल जाए। ले देके समरी बताऊं आपको, आपको सिर्फ अभी इसको लिखवाऊंगा। बैंक ऑफ अमेरिका का एजेंट या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर तो नहीं है तो टीडीएस काटना ही काटना। एजेंट नहीं है तो टीडीएस काट रहे, नहीं काटा तो गए। और अगर एजेंट है तो टीडीएस काटा या नहीं काटा है, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से लिखवाऊंगा अभी, समझ आया पहले आपको? इंटेंशन समझिए। इंटेंशन ये है कि आपने अगर बाहर पेमेंट कर दी और अगर उस बंदे को ट्रैक करने के लिए कोई इंडिया में नहीं है, मैं आपको डिडक्शन दूंगा। आपने कहा अरे सर ऐसे मत करो, उसका एजेंट है, तो ले ले डिडक्शन। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसको लिखते हैं एक बार। टीडीएस क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, सिंपल सी बात है। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया है, क्या ये इनकम अक्रूड इन इंडिया नहीं है ना? घर इधर का है, अक्रूड इन इंडिया है तो टैक्सेबल है। पर मैं बैंक ऑफ अमेरिका को कहाँ ट्रैक करता रहूंगा मैं, अगर वो इधर का है ही नहीं तो? ओवरसीज लेटर भेजूंगी बेटे, इंडिया की पॉपुलेशन नहीं संभल रही, बाहर वालों को पकड़ता रहूंगा क्या मैं? तो सरकार ने पहले से रूल बना दिया भाई, पैसे देने से पहले से टीडीएस टैक्स काट ले। समझ रहे हो? ये इंटेंशन। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, एजेंट ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका की जगह ना वर्ड क्या होता है, डिडक्टी। क्यों? द वन हु डिडक्ट्स इज कॉल्ड डिडक्टर। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? डिडक्टर। और इसको बोला जाता है डिडक्टी। तो एजेंट ऑफ डिडक्टी
या तो प्रेजेंट इन इंडिया होगा या तो नॉट प्रेजेंट इन इंडिया होगा। अगर एजेंट है और अगर आपने टीडीएस काटा है, टीडीएस तो काटना ही होता है, आपने टीडीएस काटा है या फिर आपने टीडीएस नहीं काटा। अगर टीडीएस काटा है तो मुझे बताइए क्या डिडक्शन मिल जाएगी? डिडक्शन अलाउड। और अगर टीडीएस नहीं काटा तो भी मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एजेंट है ना इंडिया में। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या लिख दूंगा मैं? डिडक्शन। मुद्दे की बात है कि नॉट प्रेजेंट, तो दो बातें हो सकती, या तो टीडीएस काटा है या तो टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस काटा तो डिडक्शन अलाउड, और अगर टीडीएस नहीं काटा तो एग्जैक्ट डिडक्शन नॉट। लेने के बाद इतनी है, ना ही एजेंट ना ही टीडीएस डिसअलाउड, इतनी सी बात है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ना एजेंट है उसका, ना हमने टीडीएस काटा, मैं नहीं दे रहा आपको डिडक्शन। बताइए, क्लियर है बच्चे? टीडीएस नहीं, प्रोफेशनल ऑडिट फीस, रेंट, अगर हम लोग रेंट देते हैं, ठीक है, गुड्स पे कम दिखेगा, बैंक तेरे को इंटरेस्ट देता है उस पे टीडीएस। मैं तेरे को सैलरी दे रहा हूँ, मान ले मैं कंपनी हूँ रिलायंस, और आप सारे रिलायंस के एम्प्लॉय हो। डू यू थिंक कि आप सबको बोलूं तुम सब जा जाके अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जमा करो, या मैं ही जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है तुम्हारी इनकम निकाल के उस पर टैक्स निकाल के धीरे धीरे काट के सरकार को जमा? समझ रहे? तेरी 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए पे 30 रुपए टैक्स है। सरकार क्या कर सकती है, पहले बोल दे इसी को 100 दे दो और मैं इसको बुला लू 30 रुपए जमा करने। या मैं आप सबको जब 100 रुपए दे रहा हूं तो सरकार कह रही है 30 काट देना भाई। वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया ना ये, सरकार ने मेरे जिम्मे डाल दिया। नहीं तो मैं भारत देश में जितने भी एम्प्लॉय है उनको तंग करूंगा, तुम वेबसाइट पे जाओगे पे करो। सो इनकम टैक्सेस टीडीएस सेम ही है। और टीडीएस बस क्या होता है कि जब एक जो इंसान इनकम दे रहा होता है वो कहते हैं इसको पहले ही डिडक्ट करके। अब जैसे कल को तुमने रिटर्न भरेगा, तेरे अकाउंट में कितने हैं? 70, पर तेरी इनकम कितनी? 100 है। 100 के ऊपर तेरा टैक्स कितना आएगा? 30 आएगा। ऐसा ऐसा होगा। और तू क्या दोबारा जमा करेगा? नहीं, तू कहेगा मेरा टीडीएस कट चुका, मेरा टैक्स। समझ रहे हो? टीडीएस इज लाइक इंस्टॉलमेंट बेसिस, एवरीथिंग इज गोइंग टू द गवर्नमेंट। यार तू पूरे साल काम करेगा, ठीक है, उसके बाद टैक्स जमा करेगा, तू तू पूरा साल कमाए और सरकार को तू साल के आखिरी में पैसा दे। तेरे को हर महीने सैलरी दूंगा, हर महीने टीडीएस काट। आप भी कमाओ, सरकार भी कमाओ, सबका साथ सबका विकास। बताइए, क्लियर है बच्चे? क्या दोस्त? माइनस में? माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में तो नहीं, माइनस का लिखा मैंने। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हाउस होल्ड की खत्म करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक ही सेक्शन रह गया हमारा, सेक्शन 27 बस, थ्योरेटिकल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक फिर आपका ना टेस्ट भी रख लूंगा, इसको पढ़ लेना, अभी संडे आ रहा है ना, मतलब आराम से हाउस होल्ड भी पढ़ लेना। नेक्स्ट वीक सैटरडे रख लें, ठीक है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।